वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे 11th क्लास का फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पहले ही आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री क्या होती है और व्हाट आर द सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन आवर डे टू डे लाइफ। आज के लेक्चर में हम करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वाई एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, यानी कि एटम हमेशा कंबाइन करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड ही क्यों बनाते हैं, वो एटॉमिक फॉर्म में ही क्यों नहीं एग्जिस्ट करते। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको आंसर करूँ तो हम हमेशा क्या कहते हैं कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं और वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड, तो वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल। तो हम इसका आंसर कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलिटी। अब वो स्टेबल होते ही क्यों हैं, क्योंकि जब वो कंबाइन करते हैं तो या तो उनका डुप्लेट पूरा हो जाता है या फिर उनका क्या कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब एटम्स कंबाइन करते हैं या फिर वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो उनमें क्या होता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों ही केसेस में क्या होता है, या तो डुप्लेट कंप्लीट होगा या फिर ऑक्टेट कंप्लीट होगा। अब जैसे डुप्लेट है, डुप्लेट किस में कंप्लीट होता है, आपकी फर्स्ट शेल, आपको ध्यान होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो उसमें क्या होता है, सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है जिसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर इसकी बहुत सारी शेल होती हैं जिनका नाम क्या होता है, एटॉमिक शेल्स। एटॉमिक शेल्स को हम डिनोट किससे करते हैं, के, एल, एम, एन एंड सो ऑन। फर्स्ट जो आपके पास के शेल होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2, फिर 8, फिर 18, और इस तरह आपके बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर फर्स्ट शेल की बात करें, हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1। तो वो फर्स्ट शेल में आएगा, तो हम फर्स्ट शेल में क्या दिखा देंगे, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन स्टेबल होने के लिए यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होने जरूरी हैं, 2। तो हाइड्रोजन दूसरी हाइड्रोजन के साथ जुड़ सकता है या किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा जो इसके डुप्लेट को पूरा करे। जैसे हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन उसके पास, दोनों ने आपस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, शेयर कर लिया, बांट लिया। तो इससे क्या होगा, इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, और दोनों आपस में एक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, यानी कि एक आबंध से जुड़ जाएंगे, सिंगल बॉन्ड से, और क्या बना देंगे, ये H2 मॉलिक्यूल। तो हम वहीं अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर हम किसी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं HCl का। H के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट शेल में 7, यानी कि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, और इलेक्ट्रॉन को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे डिफरेंट शेल्स के अंदर, अलग अलग शेल्स में, के में, एल में और एम में, तो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहाँ डॉट से दिखाए। तो अब इसको तो ऑक्टेट पूरा करना है और हाइड्रोजन को डुप्लेट, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, क्लोरीन भी हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगी। तो उससे क्या होगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और यहाँ पर डुप्लेट, और दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, आपके पास कंपाउंड। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जनरली एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं। अब हम आते हैं अपने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस पर। यहाँ मैंने डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशंस लिखे हैं। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है केमिकल कंपोजिशन, थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, गे-लुसेक्स लॉ, ब्रजीलियस हाइपोथेसिस है, नॉट लॉ। हाइपोथेसिस क्या होते हैं, जो पब्लिश नहीं हो पाते, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं हो पाते। लॉज वो होते हैं जो सारे यूनिवर्स के अंदर एक जैसे ही फॉलो होते हैं। और नेक्स्ट बर्जीलियस में ही थोड़ी सी अमेंडमेंट, यानी कि कुछ चेंजेस करके, मॉडिफिकेशन करके हमारे पास क्या आ जाता है, एवोगैड्रो लॉ। अब हम अपना फर्स्ट लॉ करेंगे, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है। ये किसने दिया था, लेवोजियर ने, और कब दिया था, 1789 में। अब नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन बचा के रखना। तो क्या कहते हैं, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, या हम ये कह सकते हैं मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड।
या फिर हम ये कह सकते हैं, अगर हम कोई एक केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट हमेशा इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। जैसे हम इसको इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, डिफाइन। अब हम इसको एक एग्जांपल लेकर करते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल आपके पास लिया, थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट का टूट जाना। तो आपके पास रिएक्शन क्या होगी, CaCO3, आपने इसको हीट किया तो आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर हमने कंसीडर किया जो आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है वो टोटल कितना है, 100 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी टोटल होकर कितना आना चाहिए, 100। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट के मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये मास कब इक्वल आएगा, जब आपके पास सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जैसे हैं वो वैसे ही रहें। लेकिन इस रिएक्शन में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाती है, गैस की फॉर्म में। आपने किसी ओपन वेसल में अगर रिएक्शन करवाई तो वेसल में से तो गैस की फॉर्म में निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। लेकिन फिर भी ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक और स्टेटमेंट ऐड करेंगे। वो किसकी है, आइंस्टीन की। आइंस्टीन आपको क्या कहता है, उसने मॉडिफाई किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, और उसने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। उसने साथ में किसको जोड़ दिया, एनर्जी को। और उसने क्या कहा कि मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मीन्स मास किस में चेंज हो सकता है, एनर्जी में, और एनर्जी किस में चेंज हो सकती है, मास में। तो मास चेंजेस टू एनर्जी और एनर्जी चेंजेस टू मास। तो इस रिएक्शन को अगर आप क्लोज वेसल में करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर ओपन वेसल में करोगे तभी भी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, कि जो मास यहाँ पर नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो किसकी फॉर्म में चला गया, एनर्जी की फॉर्म में। और कहाँ चला गया, इनसाइड द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर। तो यहाँ से हम अगर लें, अपने क्वेश्चन पर दोबारा आते हैं कि 100 ग्राम था। अब ये 100 ग्राम भी आपके पास कैसे आया, कैल्शियम का मास प्लस कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। कैल्शियम कार्बोनेट के मास की अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक कैल्शियम है आपके पास वहाँ पर 40 मास, एक कार्बन का 12, और ऑक्सीजन कितनी है 3, एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो आपके पास टोटल कितना आ गया 48, और इसका जब आप सम करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 100 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैल्शियम का आपके पास वही 40, ऑक्सीजन 16, तो ये आ गया 56। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का मास कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 दूनी 32, तो 44। 50 प्लस 6 प्लस 44 करोगे तो वो भी कितना है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम रिएक्टेंट का है और 100 ग्राम आपके पास किसका है, प्रोडक्ट। तो ये किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। अब हम अपनी स्टेटमेंट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। तो ये लॉ आपको स्टेट करेगा मास और एनर्जी इंटर कन्वर्टेबल हैं, मास को चेंज कर सकते हैं एनर्जी को, और वाइस वर्सा, मीन्स एनर्जी को चेंज कर सकते हैं हम मास में। नाउ आवर नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। ये लॉ हमें किसने दिया, प्रोस्ट ने। और ये लॉ हमें क्या कहता है कि जब कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसमें डिफरेंट एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जुड़ते हैं। तो वो कैसे जुड़ेंगे, एक डेफिनेट रेशो बाय मास में। तो हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे कि इन अ कंपाउंड फॉर्मेशन डिफरेंट एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट रेशो बाय मास। अगर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल लें, अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें, एनवायरनमेंट में ऐसे ही प्रेजेंट रहती है, क्या वो आपस में कंबाइन करके वाटर बना देते हैं, तो हमारा आंसर आएगा नहीं। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि उनको कंबाइन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए, एक डेफिनेट रेशो बाय मास। दूसरा एक और, कि जब कोई भी एलिमेंट आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं
तो उनके पास कुछ रिएक्शन कंडीशंस भी होती हैं, वो होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन जुड़ता है ऑक्सीजन से और क्या बनाता है, H2O। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस ला की, तो हम क्या निकालेंगे, डेफिनेट रेशो बाय मास। यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2, रेशो ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, तो रेशो कितनी आएगी, 2:16, या फिर हम क्या कहेंगे, 1:8। मीन्स यहाँ पर स्टेटमेंट बनेगी कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का किसके साथ कंबाइन करता है, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से। तो अगर मैं कहूँ कि 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, तो उसको कितना चाहिएगा, 1 के साथ 8 है तो 2 के साथ कितना हो जाएगा, 16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट प्रपोर्शन हो जाएगा, डेफिनेट रेशो हो जाएगी बाय मास। ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके जरूरी नहीं है कि वो वाटर बनाएं, वो और भी क्या बना सकते हैं, H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर इनकी रेशो क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे यहाँ पर इसकी 2 और 16 दूनी 32, आपके पास इनको कट करके रेशो आ जाएगी 1:16। मीन्स वाटर में रेशो है 1:8, यानी कि 8 पार्ट आप 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट ऑक्सीजन। लेकिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ये रेशो क्या है, 1:16। तो ये क्या है आपके पास, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो अगर हम करें मास के अकॉर्डिंग, कार्बन का मास 12, ऑक्सीजन का 16 होता है और 16 दूनी 32, तो आपके पास यहाँ से रेशो आ जाएगी 3:8। मीन्स 3 पार्ट कार्बन का कंबाइन करेगा 8 पार्ट ऑक्सीजन के साथ, तभी आपके पास क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ द नेक्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ये लो हमें किसने दिया, डाल्टन ने, और कब दिया, इन 1803 में। अब हम इसको एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करती हूँ ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, तो कोई बच्चा मेरे को कहेगा कि ऑक्साइड कार्बन का होता है CO, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा बच्चा मेरे को कह सकता है कि उसका एक और ऑक्साइड होता है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स कार्बन के 2 ऑक्साइड होते हैं। हम क्या कह सकते हैं, देयर आर 2 oxides of carbon, this is carbon mono and carbon dioxide। अगर मैं अब यहाँ पर रेशो निकालूं किसकी, कार्बन की और ऑक्सीजन की, अपना पहले वाला लॉ यूज करके, कौन सा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या केमिकल कंपोजिशन। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का वही आपके पास कितना, 16। तो रेशो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 के टेबल पे कट कर लोगे, 4 3 जा और 4 4 जा, यहाँ पर आपके पास 12 और इसका कितना, 32। अगेन 4 के टेबल से अगर आप इसको कट करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 3:8। तो यहाँ से आपको क्या नज़र आया कि 2 एलिमेंट हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। वो क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और एक से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं। एक कंपाउंड ये बनाया और दूसरा कंपाउंड ये बनाया, और उसमें क्या है, मास ऑफ एक एलिमेंट का जो है, जैसे यहाँ पर मास किसका है, कार्बन का, एक एलिमेंट का मास कंबाइन करता है किसके साथ, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, जो हमेशा कैसा होता है, एक होल नंबर रेशो या फिर सिंपल रेशो। जैसे यहाँ पर 3 जो मास है कार्बन का, वो किसके साथ कंबाइन करता है, 4 पार्ट किसमें, कार्बन मोनो में, किसके, 4 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, 3 पार्ट कार्बन का कंबाइन करता है कितने के साथ, 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पर फिक्स्ड मास किसका हुआ, कार्बन का, और वेरिएबल मास किसका हुआ, ऑक्सीजन का। तो फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विद द वेरिएबल मास ऑफ अदर, और वो कैसा होगा, एक दूसरे से सिंपल होल नंबर रेशो में। जैसे मैं 4 और 8 की रेशो निकालूं तो वो रेशो कितनी आएगी, 1:2। तो ये कैसी रेशो है, सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। अब हम इसकी क्या करेंगे, स्टेटमेंट। तो आपके पास स्टेटमेंट में, 2 different elements combine together to form more than one compound
in which mass of one element combined with the fixed mass of other element always bear या always having a simple whole number ratio। जैसे दो ऑक्साइड हैं कार्बन के, कार्बन मोनो और कार्बन डाई, मास ऑफ कार्बन दोनों में फिक्स है, इसमें भी 12 है और इसमें भी 12 है, लेकिन ऑक्सीजन का मास वेरिएबल है, इसके अंदर 16 है और इसके अंदर कितना है 32। और जब हम 16 और 32 की रेशो निकालेंगे तो वो कैसी हो जाएगी, सिंपल होल नंबर रेशो। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज़ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपने बहुत सारे ऑक्साइड बनाता है, जैसे N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। तो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड्स मैंने लिखे। अब इसमें क्या है, मास अगर मैं नाइट्रोजन का लेकर चलती हूँ, फर्स्ट मास ऑफ नाइट्रोजन, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन। मास ऑफ नाइट्रोजन एक का होता है 14, 14 दूनी 28, ऑक्सीजन एक है तो कितना आ गया 16, नाइट्रोजन एक ही है 14, ऑक्सीजन एक है तो यहाँ पर कितना आएगा, एक ऑक्सीजन के विद रिस्पेक्ट 16, नाइट्रोजन 2 28, ऑक्सीजन एक का 16 तो 3 का 48 हो जाएगा आपके पास। फिर यहाँ 28, इसमें भी 28, इसमें 16 4 जा आपके पास कितना आ जाएगा 64, 16 5 जा 80। तो ये हमारे पास रेशो निकल के आई। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन क्या थी कि एक एलिमेंट का मास हो फिक्स्ड, तो हमने किया फिक्स्ड मास किसका, नाइट्रोजन का। यहाँ पर मैंने सारे के सारे जितने भी मास है उनको फिक्स करके हर एक में कितना कर दिया 14, जहाँ पर 28 था उसको भी मैंने कितना कर दिया 14। अब हम देखते हैं इस फिक्स्ड मास के साथ जो ऑक्सीजन का मास कंबाइन करेगा, तो मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास फर्स्ट ऑक्साइड में, जब नाइट्रोजन 28 था तो ऑक्सीजन कितना था 16, अब नाइट्रोजन को हमने आधा कर दिया 14, तो ऑक्सीजन का भी हाफ रह जाएगा, 16 का हाफ कितना 8। अब नाइट्रोजन यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों तरफ सेम है तो ऑक्सीजन का भी सेम रहेगा। नाइट्रोजन इसमें कितनी होगी, रिड्यूस टू हाफ, तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी हाफ हो जाएगा, 48 का हाफ कितना होएगा 24। ऐसे ही नाइट्रोजन यहाँ से यहाँ पर आपके पास हाफ है तो 64 का हाफ कितना होगा 32, 28 से 14 नाइट्रोजन अगेन हाफ में है तो 80 का हाफ क्या हो जाएगा 40। तो फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट नाइट्रोजन combined with the variable mass of oxygen that bear a simple whole number ratio। अगर मैं इसको 8 की टेबल पर कट करूँ तो 8 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा और 5 जा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑक्सीजन के मास की रेशो कितनी आ जाएगी 1:2 3 4 एंड 5, दैट इज़ अ सिंपल होल नंबर रेशो। तो ये किसको फॉलो करता है, इट फॉलो द लॉ ऑफ मल्टीपल proportion। Thanks and have a nice day।